तो होने ही नहीं देते। कुमार जोशी लास्ट टाइम भी मैंने जोशी लिख दिया था, मैं छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए जोशी कर दिया। डॉक्टर वैसे भी साधु भाई, साधु भाई भाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही दुकान पे लुटे हुए। एनी इंट्रोडक्शन यू नीड? अच्छा बोला, एक ही दुकान पे लुटे। तो आपको सब लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, और उसके बाद में जो भी प्रश्न है, जो भी आपके मन में है, वो डॉक्टर साहब को जरूर पूछिए, क्योंकि इसके बाद में ये अपनी पकड़ में आने वाले नहीं है। ये 6 तारीख आज यहाँ आप सभी के बीच में सनीवेल में, इस पार्क में, इस संध्या में आप सभी को देखकर मेरे हृदय के अंदर बहुत सारे भाव उठ रहे हैं, और विज्ञान की दृष्टि से दिमाग पे भी बहुत सारी बातें चल रही है। मुझे मेरी माँ ने दिल दिया तो पिताश्री ने दिमाग दिया। उनका एक सम्मिश्रित स्वरूप है मेरा, कि जो मैं अपने जीवन में कुछ कर पा रहा हूँ। अभी ये कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक प्रेयर की जाए, जो कि मेरा ग्रैंडसन अयन आपको प्रेषित करेगा। गुड जॉब। शांताकारम रिएक्शन। ईश्वर लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवेदान्तं गम्यम वंदे वन्दे विष्णु भवेहरं वेरी गुड सर्वलोके एकनाथ वेरी गुड। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, इसमें आपका 26% DNA है, कम है। तो एक बार हम सभी बोलेंगे एक साथ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी डीप ब्रीदिंग पे जाएंगे, गहरी सांस को अपन अंदर लेके रोकेंगे, और जब न रुकेगी तब उसे बाहर जाने देंगे, पूरी ध्यान मग्नता पूर्वक। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और उसका वैज्ञानिक आधार भी बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आप जिस उम्र पर पहुंच गए हैं, उस उम्र में आपने बीते हुए कई वर्षों के अंदर वो युद्ध किया है कि आपने वो सारी बीमारियां, आपदाएं, विपदाएं जो कभी आई होगी, उन सबको आपने परास्त कर आप आज 60 की उम्र के ऊपर आ चुके हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार से जीता हुआ आगे आ जाता है, उसके शरीर में बहुत कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमताएं पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, जो आपको आगे और जाने में बहुत सहायता करेगी। कोरोना काल के जैसे पैंडेमिक को भी आपने हराया है। तो कहते हैं कि जो कम उम्र में बहुत तेजी से जलता हुआ दीपक सडनली एकाएक बुझ सकता है,
लेकिन आप यदि अभी टिमटिमाते दीपक भी हैं, पर आपकी लो 100 के पार जाना संभव हो चुका है। ये अपने मन में आपको हर समय ये मंत्र जपना चाहिए कि मैं बहुत चीजों को परास्त करके आज इस उम्र को पार कर रहा हूं, मेरे अंदर बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं और मैं 100 के पार जा सकता हूं। यह मंत्र यदि आप जपते रहेंगे तो और ज्यादा शक्ति आपके शरीर के अंदर पैदा होगी और वह आपको आगे बढ़ने में और ज्यादा सहायता करेगी। मैं आपको इवोल्यूशन की तरफ ले जाऊं, उससे पहले ये समझा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से इवोल्यूशन आपको हेल्प करता है। उसको एक लाइटर वे में इस प्रकार समझें कि एक बच्चा अपनी मां के पास गया और बोला कि मामा ये बच्चे आते कहां से हैं, क्योंकि उसके 10 भाई बहन थे। तो भारतीय मां की तरह उसने कहा कि बेटा बच्चे तो भगवान के यहां से आते हैं। तो एकदम से दौड़ते हुए मेरे जैसे साइंस स्कॉलर बाप के पास आया और बोला कि पापा पापा मेरे को ये बताओ कि ये बच्चे आते कहां से। तो मैंने कहा कि बेटा हम सभी लोग तो बंदरों की औलाद है, चिंपैंजीज एंड मंकीज आवर एंसेस्टर्स। तो दौड़ के माँ के पास गए, मामा मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, आप तो कह रहे हैं कि बच्चे भगवान के यहाँ से आते हैं, पिताजी कह रहे हैं वो बंदरों से आते हैं, मम्मी सच्ची बताओ कि बच्चे कहाँ से आते हैं। माँ बोली बेटा मैं अपने वंशजों की बात कर रही हूँ, ये इनके वंशजों की बात आई एम टॉकिंग अबाउट माई एंसेस्टर्स एंड ही इज टॉकिंग अबाउट। बहुत अच्छे। लेकिन हम सभी एक कोशिका यूनिसेल्युलर अमीबा से विकसित हुए हैं और मल्टी टिश्यूज मल्टी ऑर्गन्स से आज यह मनुष्य निर्मित हुआ है, जिसमें लाखों वर्ष लगे थे। अब यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने एंसेस्टर्स, अपने वंशजों, अपने पूर्वजों को देखना होगा, समझना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया। हाउ डिड दे लीव द लाइफ सो दे कुड डेवलप अस, कि आज हजारों वर्षों से मनुष्य जाति जिंदा है। उसके लिए यदि आपको जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADL है, कहने का मतलब है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ योर बॉडी, वह सारी मूलभूत जैविक आवश्यकताएं जो आपको पड़ती है, उसमें है भूख, प्यास, श्वास, रक्षा, सुरक्षा, शौच, सफाई, जनन, प्रजनन, आराम, विश्राम, निद्रा। हर किसी जीव के जीवन के अंदर यह अत्यंत आवश्यक है कि वह इन सभी को अपने अंदर ले, तभी वह एक जीव कहलाएगा, भले ये पेड़ पौधे हो या कोई भी जानवर हो। इन बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को यदि आपने प्रकृति के अनुसार, कुदरत के अनुसार, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से जीना सीख लिया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप 100 के पार जाएं। वास्तव में कहा जाए तो जब कहते हैं कि 100 साल तेरी उम्र हो, यदि रशिया के अंदर कहते हैं कि 100 साल हो तो वहां उसको गाली मानते, क्योंकि वो 150 साल जीते हैं। इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूंगा वह है आपकी भूख, प्यास और श्वास। इसके अंदर जिस प्रकार से हमने प्रकृति को विकृत करके विकृत रूप में भोजन का सेवन कर रहे हैं, वह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और आज के मार्केट में, टुडेज मार्केट इज सेलिंग ऑल द काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू यू, कि मेरा ये खा लो, मेरा वो खा लो, ये खा लो, इतने एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं। एक जने ने हैदराबाद में अपनी मिठाई की दुकान खोली और उस पर लिखा था कि हैदराबाद के सभी लोग मेरे यहाँ की मिठाई खाते हैं। कुछ महीनों बाद एक दूसरे जने ने भी दुकान खोली तो उसने कहा हिंदुस्तान के सभी लोग मेरे यहाँ की मिठाई खाते हैं। कुछ महीनों बाद एक जना और आया, उसने कहा कि
पूरी दुनिया के लोग, अमेरिका के लोग भी मेरे यहाँ की मिठाई खाते हैं। चौथा आदमी आया, उसने कहा कि ये पास वाला मेरे यहाँ की मिठाई खाता है, ये पास वाला मेरे यहाँ की मिठाई खाता है। मतलब कहने का ये है कि एडवर्टाइजमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जिसमें आपको इतनी भ्रांतियां और कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि यदि आप पढ़ेंगे भोजन के ऊपर कितनी सारी बातें लिखी हुई होगी, योर डाइट, व्हाट यू शुड ईट, है ना, एंड दिस यू ईट, दैट यू ईट। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कोई ये नहीं कहता है कि हम कैसे खाएं, हाउ टू ईट। एवरीबडी विल से व्हाट टू ईट, बट नोबडी सेज हाउ टू ईट। यदि आपने हाउ टू ईट, हम कैसे खाएं, यह सीख लिया है, तो मूल ऐसा एक मंदिर है जहां पर अन्न देवता को जब हम अभिषेक के लिए भेजते हैं, जब वहां पर रसों का स्राव होने लगता है, विभिन्न प्रकार के रस जब वहां से निकलते हैं, द वेरियस काइंड्स ऑफ दी secretions they occur in this temple of your mouth for the Anna Devata, you will be surprised that you can defeat 50% of the digestive problems just by thinking how to eat. क्योंकि उसमें कोई बिजनेस नहीं है, उसमें कोई व्यापार नहीं है, इसलिए कोई आपको नहीं कहेगा। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि सभी धर्मों में होगी। मुझे अपना भारतीय धर्म, सनातन धर्म के बारे में ज्यादा पता है, इसलिए मैं उसको सामने रख के आपसे बात कर रहा हूं। सारी धर्म की पद्धतियों ने जोर दिया है कैसे खाएं, लेकिन जो भारतीय पद्धति में भगवान के भोग लगाकर फिर आपको लेना चाहिए, और उस थाली के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष की तरह के विविध खाद्य पदार्थ उसके अंदर होने चाहिए, अलग अलग रंगों के होने चाहिए। अलग अलग रंगों में अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, और उन तत्वों का जब आप सेवन करते हैं तो आपको कोई तत्वों की कमी नहीं होगी। तो मैं उस पूरे विज्ञान में और ज्यादा नहीं जाकर कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए, ये बहुत कुछ बाहर वाले आपको भ्रांति जरूर देंगे, पर मैं ये कह देना चाहता हूं कि आज भी अपने फंटास्टिक पीपल ऑफ यूएसए वाले के अंदर एक बच्ची ने बहुत अच्छा ये बताया था कि किस प्रकार से आप विविधताएं खाएं, घूमने भी जाएं, ये भी करें, वो भी करें। इसको हम कहते हैं न्यूरोबिक्स। एरोबिक्स के बारे में तो सभी ने सुना है, पर न्यूरोबिक्स के बारे में किसने सुना है? और न्यूरोबिक्स वही है कि दिमाग को आप मोनोटोनस नहीं रखिए। जब कभी भी कोई लोग अपने शहर से, अपने गांव से बाहर निकल गए, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रगति करी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारी विविधताएं देखी है, और उसके कारण उनके अंदर ये हुआ कि उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस कर दी। आपके शरीर के लिए भी अत्यंत आवश्यक है कि आप न्यूरोबिक्स के साथ में जिए। तो विविधताओं से भरा हुआ भोजन जब आप लेने लगे, भोग और उसका प्रसाद, प्रसाद किसी भी मंदिर में बहुत ज्यादा खाने की चीज नहीं कही जाती है। उसको खिलाने के लिए महाप्रसाद का नाम भले दे दीजिए आप, लेकिन प्रसाद का मतलब है अल्पाहार, थोड़ा खाना आपको खाना है। यही हमारी संस्कृति रही है, मंदिरों के अंदर इसी प्रकार से भोजन दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप ध्यान मग्नता पूर्वक एक बार यदि मुंह के अंदर कवे को, ग्लास को रख दिया है, अब बताइए उसके आगे अब आपको क्या करना है। कोई भी मुझे बताए कि उसके बाद में फर्स्ट स्टेप, वंस अन्न देवता इज इन योर माउथ, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, उस समय आपको क्या करना है। देखिए जी, प्रसन्न चित्त से चबा चबा के खाना। बहुत सही, वही प्रणाली, प्रथा और विधा के लिए मैं कह रहा हूं कि जिस इंद्री का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस समय उपयोग कर रहे हैं, उस समय उस इंद्री को ही ध्यान में रखें। आंख बंद करके फिर आप मुंह के अंदर अन्न देवता का जो नृत्य कराएंगे, दांत और जबान के बीच में, इस समय आंख की क्या आवश्यकता है? कोई है? वो आंख आपको डाइवर्ट कर रही है, इधर उधर डाइवर्ट कर रही है, और
टीवी भी चल रहा है, कोई दूसरा स्क्रीन भी चल रहा है, फोन भी चल रहा है, कान भी बंद, आंख भी बंद, केवल ध्यान मग्नता पूर्वक माइंडफुलनेस के साथ में आपको अन्न देवता का अभिषेक करना है। कब तक करना है? अभी जब गीता का एक समर कैंप हैदराबाद में चल रहा था, तो वहां मैंने छोटे बच्चों के बीच में जब ये बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक। सही बताऊं, एक पूर्वी नाम की बच्ची ने मेरे को ज्यादा ज्ञान ये दे दिया। मैं हमेशा बोलता था कि जब तक वो पानी ना हो जाए, टेस्टलेस, स्मेललेस, तब आपको उसको तब तक चबाना है। वो बोले कि जब तक ये आपके सलाइवा जैसा नहीं हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। वाकई में सलाइवा से ज्यादा आगे आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि सलाइवा तो निकल ही रहा है। तो इस प्रकार देखो, बच्चों के बीच में जब हम बैठते हैं तो बहुत नई नई चीजें मिलती है। अब देखिए कि जब वह सलाइवा जैसा द्रव्य पदार्थ बन जाता है, तब इसको कहां भेजना है? वहां भेजना है जहां पर दांत नहीं है पेट में। वहां भेजना है जहां पर जबान नहीं है, टेस्ट नहीं किया जा सकता आपके पेट में, वहां पे भेजना है। लेकिन आप आज ही आंख बंद करके देखना कितना स्वादिष्ट भोजन आप अपने पेट में डाल रहे हैं। मुझे याद है संस्कृत के अंदर पेट की भूख का नाम है जठराग्नि। जठराग्नि, वो अग्नि, वो ज्वाला जो आपके इन सारे रसायनों को आपके शरीर के लायक उनमें परिवर्तित करती है, वह है भूख। और याद रखिए कि कभी भी अपन जब इसको पेट में डालेंगे तो इसको हम कहेंगे कि अब द्रव्य पदार्थ के रूप में इसको जठराग्नि के हवन कुंड में स्वाहा। जब हम एक बार स्वाहा करते हैं, फिर वापस प्रारंभ करते हैं पूरा का पूरा। जब हम कभी कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अब आप वापस से देखिए और उसको लीजिए। देखना भी भोजन के लिए अच्छा है। एक बात बताइए, आपने कभी लेके सूंघा है अपने भोजन को? द स्मेल ऑल्सो जनरेट लॉट ऑफ सिक्रीशंस इन योर बॉडी, लेकिन आपने कभी भी स्मेल पे ध्यान नहीं दिया है। हेड इंजरीज में हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी सेकंड नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व इंजोर हो जाती है, उनको टेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। मतलब कि टेस्ट का स्मेल से संबंध है। इस प्रकार जब होने के उपरांत जठराग्नि में जब चला जाए, जहां पर दांत और जबान नहीं है, ऐसे द्रव्य पदार्थ को वहां पे ले जाना चाहिए। इसके आगे 6 मीटर लंबी आपकी आहार नाल है, जिसमें कितनी प्रक्रियाएं होती है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं अब आपको दूसरी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर बताऊंगा, और वो है श्वास। यही एक ऐसी चीज है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाइटल्स की पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। आप क्या अपने हृदय को रोक सकते हैं? नहीं। टेम्परेचर आपके हाथ में नहीं है। रेस्पिरेशन को भगवान ने 2 तरीके दिए, ऑटोमेटिक नींद में भी चलता है और आप इसको रोक कर भी चला सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखें कि भगवान ने हमको ये क्यों दी है। इसकी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बेसिस है, वेगल स्टिमुलेशन। जब हम श्वास को रोकते हैं और फिर रोक कर निकालते हैं, उसकी पूरी विधि आपको कई जगह मिल जाएगी। एक बार क्या हुआ, उसके अंदर ध्यान रखिए कि रामदेव जी का जो है टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने कहा टीवी पे कि श्वास रोकिए। लोग टीवी पे कर रहे श्वास रोका, बाद में मालूम पड़ा कि सैकड़ों लोग बेहोश हो गए, क्योंकि टीवी बंद हो गया और उन्होंने जो कहना था कि सांस अब बाहर लेना चालू करो, उन्होंने सांस लिया ही नहीं, सांस लिए वापस छोड़ा नहीं। फिर हमें अंधभक्त नहीं होना चाहिए, हर चीज को समझदारी से करना चाहिए। एक पार्क में मैं गया सुबह ही सुबह जनवरी के दिनों में, और वहां पर एक आदमी बिल्ली को धो रहा था। जनवरी के महीने में सुबह 5 बजे। मैंने कहा यार तू बिल्ली को धोएगा तो बिल्ली मर जाएगी, बिल्ली को नहीं धोना चाहिए। व्हाई आर यू वॉशिंग योर केट? उसने कहा पुरोहित साहब
आपको न्यूरो सर्जरी के सिवा कुछ पता नहीं है, जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं तो राउंड लेने चला गया और 45 मिनट्स के बाद में राउंड लेके जब आया तो देखा तो बिल्ली मरी पड़ी है और वो उदास, हताश और निराश वहां पे बैठा हुआ है। मैंने कहा देखो, तुमको बोला था पहले ही कि बिल्ली को धो मत, धोने से बिल्ली मर जाएगी, क्यों धोई तुमने? उसने कहा पुरोहित साहब, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको न्यूरो सर्जरी के सिवा और कुछ भी नहीं आता है, वो बिल्ली धोने से नहीं मरी है। तो धोने के बाद मैंने निचोड़ दिया ना, निचोड़ने से मरी। देखिए किसी चीज को कब कैसे क्या करना है आपको। तो कब कहाँ कैसे करना चाहिए उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जो मैंने लास्ट टाइम शायद जो नहीं थे उनको मालूम हुआ कि मैं राउंड्स ले रहा था, बेड नंबर 1 पे मैंने जाके कहा कि इसके पेट में दर्द है सिस्टर, इसके बेरालगन का इंजेक्शन लगा दो। 2 नंबर, इसको मोशन नहीं हो रहा है, एनिमा लगा दो। 3, अरे इसके तो वूंड में से बहुत इंफेक्शन है, इसको जो है तुम एंटीबायोटिक दे दो। और अगले मरीज के लिए मैंने कहा ये मर गया है, इसको मोर्चरी में पहुंचा दो। मैं जो ही आगे गया उधर उस पेशेंट ने कहा कि सिस्टर मैं तो जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। उसने उसके एक झापट मारी, बेवकूफ, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, झूठ बोले। ऐसी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको श्वास के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये आपके अधीन है। वेगल स्टिमुलेशन के द्वारा आप कहीं पर भी बैठे हैं, किसी के इंतजार में है या मन ठीक नहीं है, केवल मात्र ध्यान मग्न होकर गहरी सांस लीजिए और निकालिए। पूरे शरीर पे आप कंसंट्रेट करिए। विपासना के अंदर आपको श्वास पर से ही ध्यान मग्नता पे ले जाते हैं, आना पाना करवाते हुए। बहुत बड़ी विधा है वो भी, कई मेडिटेशन की और भी विधाएं हैं। इसके बाद में भूख प्यास श्वास। दूसरी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है रक्षा और सुरक्षा। ये भौतिक दृष्टि से जो आप पे कोई हमले होते हैं वो एक रक्षा सुरक्षा तो है ही, किस प्रकार से बच्चा भी डर जाएगा, अपने को बचाएगा। लेकिन रक्षा सुरक्षा आपकी वो कवच है जो आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, वो भी आपकी रक्षा सुरक्षा है। और उसका उदाहरण आप जानते हैं कोविड के समय में किस प्रकार से कवच बनाए गए थे। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि शरीर का जो कवच था, नाक, गला, लंग्स, उन्होंने भी लोगों को बहुत कुछ बचाया है। तो मैं बहुत ज्यादा रक्षा सुरक्षा में ये नहीं जाके ये कहूंगा कि आपकी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इस पर से तारों के समान कई तरह के रिसेप्टर्स इसके ऊपर हैं और वो आपकी रक्षा सुरक्षा हर समय कर रहे हैं। उसको स्वस्थ रखने के उपाय आपको आने चाहिए, जिसके अंदर किस प्रकार से आपको नहाना है वह आपकी सफाई के अंदर भी आएगा। और यहाँ से किस प्रकार इम्यूनिटी आपके शरीर में पैदा होती है, वो भी विटामिन डी जो प्रकृति से आता है वो आपकी स्किन ही बना रही है, उस कारण से भी आपके अंदर इम्यूनिटी आती है, विटामिन डी। ऐसी कई सारी चीजें हैं। उसमें और आगे न जाके फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जनन प्रजनन की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके भी सेंस ऑर्गन्स जो दिए गए हैं उसको किसी प्रकार से नकारा नहीं जाता चाहिए। उससे भी किस प्रकार से शरीर में इम्यूनिटी और अच्छी निद्रा आ सकती है, सेंस फ्रेश हो सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा साइंस विज्ञान है। बड़ी समस्या जो अभी चल रही है वो है निद्रा की, सोने की, कि हम कैसे सो पाए या नहीं सो पाएंगे। उसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी उसके ऊपर भी हाइजीन है। मेरे पास अपनी ओपीडी में काफी पेशेंट आते हैं, टीनेजर को लाते हैं कि ये सेलफोन पे लगा रहता है, रात को सोता नहीं है, इरिटेबल हो रहा है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो वो आएगी, वो सब देखते कौन आएगी। मैं कहता हूँ कि वो आएगी डिम लाइट में, लाइट स्टोरी पढ़ते पढ़ते
डिम लाइट में लाइट स्टोरी पढ़ते पढ़ते वो नहीं आएगी ब्राइट लाइट पे स्क्रीन पे फाइट देखते देखते। बिल्कुल सर। आप जब उस समय फाइट देखोगे कैसे उसके बाद में दिमाग जो है सो पाए। और आज की जो पब के कल्चर है उसके अंदर जिस प्रकार से ब्रेन का डैमेज हो रहा है वो इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है, बहुत भयंकर हाल है उसके। तो हेल्थ आपके हाथ में है यदि आपने इन सब के अंदर प्राकृतिक दृष्टि से सोचा। गोधुली वेला के अंदर गांवों के अंदर गाय अपनी घंटी बजाते हुए घर की तरफ आती थी और सूरज ढल रहा होता था, थोड़ी शाम हो गई है, उसके साथ में हवा का भी परिवर्तन हुआ है, थके मांदे आप आए हैं, फिर आपको खाना घर पे परोसा जाएगा, हारमोनियम होगा, तबला होगा, उसके ऊपर कुछ म्यूजिक बजेगा, आप इतने डिस्ट्रेस हो जाएंगे। उस समय जो नींद आएगी उसके 2-3 घंटे बाद, क्योंकि तब लाइट तो थी नहीं, दीपक की मंद मंद प्रकाश के अंदर हमारा जीवन होता था, तब तो कड़ी अच्छी नींद आएगी। आपको अपने पूर्वजों को याद करके शाम इस प्रकार की बनानी चाहिए कि कैसे धीरे धीरे आप डिस्ट्रेस हो जाएं और उसके कारण फिर आप निद्रा की निशा की गोद में आराम से सो जाएं। इस समय ऐसे अंधकार में वैज्ञानिक आधार है कि आपके अंदर जो तीसरी आंख पाइनियल ग्लैंड जिसे बोलते हैं उसमें से मेलेटोनिन नाम का रस हार्मोन निकलता है और वही आपको सुलाता है। जेट लैग से आने के बाद में सोने के लिए आप क्या लेते हैं? मेलेटोनिन की टैबलेट लेते हैं। तो मैं आपको ये वैज्ञानिक आधार बता रहा हूं और वो आप सभी के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन ऐसे पोते और पोती, नाते और नाती के लिए आवश्यक इसलिए हो गया है कि वो आपको बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा कि आप ऐसा वातावरण अपने घर पे बनाएं ताकि कम से कम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि बहुत ज्यादा इस तरह की चुनौतियों को फेस करेंगे उनको ऐसा नहीं करना पड़े कि उनको नींद, स्ट्रेस, उसके कारण ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। खान पान तो है ही उसके साथ में। एक बार आपको मालूम होगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस वाले भी बड़ा गजब करते हैं। क्या गजब करते हैं कि मेरे घर में आके मेरी बीबी के पास में बैठ के मेरे मरने के फायदे समझाते हैं। ये तो ठीक है कि मेरे मरने के फायदे समझाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी प्रीमियम भी मुझे ही भरनी पड़ती है। और तो और ठीक है, 5 साल बाद वो कहती कि अपने पैसे बेकार गए, आप अभी भी खड़े हो। तब तो हार्ट अटैक होके 5 साल बाद आप चला जाएगा। खैर, इंश्योरेंस जरूरी है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े। हम हेल्थ को अपने हाथ में रखते हुए आगे बढ़े। किसका ले सकते हैं इंश्योरेंस? किसका? लेडीज का जरूरी नहीं कि जेंट्स का लेना। हाँ, ये बात तो सही है। प्रीमियम फिर भी आप ही को भरना पड़ेगा। प्रीमियम आपको ही भरना पड़ेगा। तो ये 2 तरह से मरवा रहे मेरे को। अमेरिका में दोनों जॉब करते हैं तो उसका भी फर्ज बनता है। उसका भी के पैसे मिलेंगे। ये सारी चीजें कहने के पीछे एक बड़ा तात्पर्य है कि आप अपने जीवन की गाड़ी को जवानी के जोश से नहीं, अनुभवों की रफ्तार से चलाएं। एक 80 साल के बुजुर्ग को मेरे पास में लेके आए गए लोग बाग और बोले कि साहब इनको देखिए, वो बेहोश थे। मैंने स्कैनिंग करी, अंदर सबड्यूरल हेमेटोमा बना हुआ था, क्रोनिक। मालूम पड़ा कि वो 2 व्हीलर पर हैदराबाद के ट्रैफिक में अपना स्कूटर, वो 2 व्हीलर चला रहे थे और उसमें वो फिसल कर गिर गए। उस ट्रीवियल ट्रॉमा से उनके अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया। तो बुजुर्ग और बुढ़ापे में ब्रेन थोड़ा श्रिंक होता है, उस समय इस तरह के ट्रीवियल ट्रॉमा आर एनफ टू कॉज द ब्रेन हेमरेज, सबड्यूरल हेमेटोमा। फिर इसकी प्रोग्नोसिस यूजुअली अच्छी होती है। हमने ऑपरेशन किया, सबड्यूरल ड्रेन किया, वो ठीक हो गए। लेकिन मैंने फिर परिवार वालों को यही कहा कि
जीवन की गाड़ी को जवानी के जोश से नहीं, अनुभवों की रफ्तार से चलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा तो नहीं बोलते हुए मैं केवल एक यही कहना चाहूंगा कि जीवन की गाड़ी को क्या हुआ कि एक एरोप्लेन क्रैश हो गया, उसमें जितने भी लोग बैठे थे सब मर गए, एक चिंपैंजी बच गया। तो चिंपैंजी का इंटरव्यू लिया गया और उसको पूछा गया कि बताओ भैया, जब एरोप्लेन क्रैश हुआ उससे पहले पैसेंजर्स क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अच्छा ये बताओ, एयर होस्टेसेस क्या कर रही थी? सो रही थी। और पायलट और तू क्या कर रहा था? मैं एरोप्लेन चला रहा था। यदि चिंपैंजी की तरह हम अपने जीवन की एरोप्लेन को चलाएंगे तो ऐसे हादसे होंगे ही। हमको बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से अपने जीवन की गाड़ी को चलाना होगा। इसमें जो न्यूरोबिक्स की बात मैंने कही, आप जब शाम को सारे मिल रहे हैं, ये भी एक न्यूरोबिक्स है। इसके अंदर आप विविधताएं रखते हैं। अभी स्वामी जी का आपने भाषण रखा, नरोत्तम दास जी बता रहे थे कि 15 अगस्त पर आप दूसरा कार्यक्रम और करेंगे। ये सारी विविधताएं आपके अंदर इतने सारे एंडोर्फिन, मॉर्फिन नहीं कह रहा, एंडोर्फिन, डोपामिन, इस तरह के बहुत सारे रसायनों का स्राव करते हैं, वह भी आपकी हेल्थ को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप न्यूरोबिक्स रख रहे हैं। पिछली बार मैं नरोत्तम दास जी से नहीं मिल पाया क्योंकि ये क्रूज पे चले, तो क्रूज पे जाना ये भी एक न्यूरोबिक्स है। तो मोनोटोनस लाइफ में आप जब शुरू में आके यहाँ बैठे तो आपको मालूम पड़ा कि नीचे क्या है। थोड़ी देर बाद में अब आप उस पर अनभिज्ञ हो गए, आपको मालूम नहीं पड़ा है, वो जो रिसेप्टर्स है वो शून्य हो गए। तो इसलिए आपको बदलते रहना होता है, रिसेप्टर शून्य हो जाते हैं। खाने को भी मुंह में यदि मीठा 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 ही खा रहे हो तो फिर मजा नहीं आता है। थोड़ा बीच में चरका डाल दिया आपने, फिर वापस से वो दूसरी स्वाद की ग्रंथि उसके अंदर से जग जाती है। तब तक जो है वो मीठे वाली स्वाद की ग्रंथि वापस से रिकवर हो जाती है और फिर वापस मीठा खाने पे और मजा आता है। तो ऐसी बहुत सारी इंद्रिय सुख सम्यक रूप से यदि आपने करा है तो उसमें फायदे हैं। अति सर्वत्र वर्जते, जब आप उसको बहुत ज्यादा या बहुत कम करते हैं तब नुकसान हो जाता है। तो सम्यक रूप से इंद्रियों का बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आप उपयोग करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। मैं सोच रहा था कि आपकी इस विविधता में जो हम भी वहाँ हैदराबाद में करते हैं हमारे पार्क में, और वो है कि समापन आप सभी लोगों का हास्य के साथ हो जाए। जाने से पहले कोई 2-3 लोग अपना एक एक जोक सुना दिया करें। उसमें होगा क्या कि आप सभी किसी जोक की सर्च तो करेंगे ही यहाँ पे कहने के लिए, और उस सर्च में आप लोगों को तो मजा आएगा। और यहाँ पर आके जब आप कहेंगे, आप जानते हैं कि जॉगिंग बहुत जरूरी है, कोलेट्रल्स डेवलप होते हैं। आपकी उम्र पर वॉकिंग ठीक है, मेरी उम्र पर भी स्विफ्ट वॉकिंग ठीक है। वो ध्यान मग्न होकर आप यदि सुनते रहेंगे कि मुझको कितना जाना है। 54 ईयर मूर्ति, केबीआर पार्क, मॉर्निंग 6 o'clock, he was going January month, and I saw in the dark that he had fallen down. I and my cousin brother's daughter, we both went close to him and he was found pulseless. We immediately started doing the massage, resuscitation, cardiopulmonary resuscitation, but sorry, we could not revive. He was diabetic, he was hypertensive. I think perhaps he did not sleep well, or he did not got himself checked well कि अब भी मेरे पैरामीटर्स क्या हैं, or he must have missed doses because he must have felt, yo, I am walking well. और चलना चाहिए था, उसकी बजाय वो जॉगिंग कर रहा था, जो कि लास्ट का पार्ट था उसका 4 किलोमीटर का। तो ध्यान मग्नता से आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शरीर में किस समय किस चीज की कितनी जरूरत है। उस हिसाब से यदि दिमाग का शोरगुल रहा तो ध्यान मग्नता नहीं आ पाए। तो
हास्य जो है वो इंटरनल जोगिंग है। जब आप हंसते हैं और बेली लाफ जब होता है तो उसमें बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। तो एक्सटर्नल जोगिंग एंड इंटरनल जोगिंग दोनों का समन्वय, दोनों को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि हंसना और हंसाना इटर्नल है, नॉट ओनली इंटरनल जोगिंग, इट इज इंटरनल फॉर अस। हमें आत्मिक संबंध स्थापित करता है। दो लोग यदि साथ साथ हंसते तो आप क्या सोचते हो कि अगले मोमेंट में वो कभी लड़ेंगे क्या? इसलिए किसी ने कहा है कि हंसने और हंसाने वाले स्वर्ग नहीं जाते, हंसने और हंसाने वाले स्वर्ग नहीं जाते, वे जहां रहते हैं उसे ही स्वर्ग बना लेते हैं। इसलिए आपको अपना इस प्रकार से हास्य के साथ में समापन करा करें। और मैं कई बार बेली लाफ के डिमोन्स्ट्रेशन भी देता हूं कि सभी लोग, हम पहला जो संडे होता है मई का, उसको अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वह हम वह मनाते हैं बेली लाफ का। कभी होगा तो हम उस पर भी जाएंगे। इसके साथ में मैं पुनः अपने हृदय की गहराई से आप सभी, इसके बारे में आप जरा बताइए कि ये बुक क्या क्या है। नहीं, ऐसा जो 2 किताबें लिखी हैं, तो ये 3 में से 2 किताबें हैं। एक तो है मेरी कविताओं का संग्रह, जो कि मैंने MS जनरल सर्जरी जब कर रहा था तब मेडिकल कॉलेज में रहते हुए जो कविताएं लिखी, और बाद में जब बच्चे स्कूल में कारगिल वॉर के समय में अपनी कविता कहना चाह रहे थे तब मैंने और भी लिखी, और अब तो खैर चल ही रहा है। वो संग्रह है इसमें आतंक के इस छोर पर, जिसमें पहली कविता तो आउटडेटेड हुई नहीं है, जिसमें मैंने बोला था कि अंतिम महायुद्ध में मानव जब मानव को ही मार रहा है, कल अंतिम महायुद्ध में मानव जब मानव को ही मार रहा होगा, लहू के बादल छाए होंगे, लहू की नदियां बह रही होगी, संगीनों की नोकों पर मासूम कलियां उठा दी जाएगी, मुरझाए फूलों पर जब बारूद बिछा होगा, कल अंतिम महायुद्ध में मानव जब मानव को ही मार रहा होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब तो संगीनों वाला युद्ध रहा ही नहीं, आप देख रहे कौन से। तो मेरी 81 की चीज आज आउटडेटेड है। दूसरा, ये मेरा एक विशेष तरह के ऑपरेशंस में करता हूं, और ये है अष्टावक्र। वो बच्चे जिनका पूरा शरीर इस तरह अकड़ा हुआ होता है, उन लोगों का ऑपरेशन करता हूं मैं। तो उसके ऊपर पूरी हिंदी में अपने ही विचार लिखे हैं, इसमें किसी अंग्रेजी की बुक का ट्रांसलेशन नहीं है ये। तो इसका मैंने टाइटल दिया था सेरेब्रल पाल्सी ज्ञान कोश पहला विजय कदम। और एक बुक है हंसो और हंसाओ तो जानो, वो अभी मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं लेके आया है। इन सब के नए एडिशंस की तैयारी चल रही है। तो मैं वापस से यही कहूंगा कि आप सभी आयोजकों, प्रयोजकों एवं संयोजकों का मैं अपने हृदय की गहनतम गहराई से पुनः आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। किसी को any questions? डॉक्टर से कुछ पूछ रहा हूँ। इन्होंने खाने का बताया, श्वास का बताया, निद्रा का बताया, चलने का नहीं बताया सर। आपने जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बोली थी, उन सभी में वॉकिंग का, भ्रमण का बहुत महत्व है। एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, थे एक्चुअली, उनको मैंने डिप्रेशन में जाने लगे तो मैंने उन्हें वॉकिंग की सलाह दी थी। वॉकिंग की सलाह दी थी तब उन्होंने वॉकिंग चालू कर दी, और फिर वॉकिंग के बाद मुझे कभी जब मिलते थे तो वो कहने लगे, कोई साहब बड़ा मजा आ रहा है अब जीवन का, अब कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। कुछ महीनों बाद में मैंने देखा कि वो वॉकिंग पे नहीं मिलते थे। उसके और कुछ महीनों बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो अपने ऑफिस में सडन उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ अराउंड 74।
तब मेरे को जो विचार आए, उस समय मैं यहीं अमेरिका में था, चलता है जैसी सोच के चलते। क्या हुआ होगा ये मैं सोच रहा हूं कि उन्होंने वॉकिंग शायद बंद कर दी होगी, कि चलता है जैसी सोच के चलते उन्होंने चलना बंद कर दिया और एक दिन दिल ने भी चलना बंद कर दिया। ऐसा हो जाता है। रेगुलरिटी, ध्यान मग्नता पूर्वक आपके शरीर के अंदर खून का जितना पृथ्वी का सर्कल है ना, उससे भी बड़ा खून की सारी चैनल्स को मिला दे, इतनी बड़ी चैनल्स है। तो उसमें क्या कोलेट्रल्स है जो कि बड़ी बड़ी धमनियों से निकल के छोटी छोटी छोटी, आखिरी में आपके बाल जितनी पतली नली में से खून को जाना पड़ता है ऑर्गन्स में, ब्रेन में, लीवर में, आंखों में, सभी जगह। और जब बड़ी कोई धमनी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ये कोलेट्रल्स उनको ब्लड सप्लाई आगे कर देते हैं। तो वॉकिंग से हंसते गाते अच्छे विचार रखते हुए मन में, तब यदि आप वॉकिंग करते हैं तब ये खून की नलियां पूरी तरह खुल जाती हैं। वॉकिंग आप स्ट्रेस में कर रहे हैं, निगेटिव थिंकिंग्स में कर रहे हैं, तो खून की नलियां उस समय पिचक जाती हैं। और ऐसे में भी हार्ट अटैक, यदि बहुत ज्यादा एक्सर्शन किसी व्यक्ति ने कर लिया है जिसको पहले से कोमॉर्बिडिटीज है, तो हार्ट अटैक तक हो सकता है ऐसे में। तो मैंने लिखा था कि खुशियों में खून की नलियां खुल जाती है, खुशियों में खून की नलियां खुल जाती है, दुख में दुबक जाती है, पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। इसलिए हंसो और हंसाओ, हर क्षण को देखो कि इसमें क्यों नहीं मस्ती है आज हमें। व्हाट आर यू गोइंग टू लूज? मस्ती में यदि कुछ हो भी गया तो कम से कम जो क्वालिटी लाइफ तो जिए हैं, इसलिए कोई कारण नहीं। इस प्रभु की, प्रकृति की, कुदरत की, नैसर्ग की इतनी दया रही है आप हम लोगों पर, जिसका यदि आप धन्यवाद देना प्रारंभ कर दें तो थक जाओगे आप। बहुत बढ़िया। और भी थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक प्रश्न आप सभी पूछिए, और आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। चॉइस इज योर्स। बिना हिचक के मेरे लिए ये अच्छा है कि मुझे वो थॉट्स आएंगे कि क्या लोग बात जानना चाहते हैं। टाइमिंग का कुछ नहीं, जैसे खाने का है कि भाई इंटरमीडिएट टाइम से खाओ या भूख लगे जब खाने का। यही तो मैं बात कह रहा था कि भूखे खाने बैठना और भूखे ही उठना, ये भूख ही जठराग्नि है। इस भूख को पूरी तरह खत्म करके आपको नहीं बाहर उठ के आना है। टंकी में, आपकी कार में फ्यूल कितना भरना है, ज्यादा भर दिया वो सब तरफ फैल जाएगा, एंड दैट इज एन इन्फ्लेमेबल। थोड़ी सी आग लगी तो पूरी कार जल जाएगी। इसी प्रकार से ये जो ज्यादा खाया हुआ आपके शरीर में इस प्रकार से फैल जाता है कि इट इज लाइक एन इन्फ्लेमेशन, ये जलाता है। तो मेरा ये कहना है, शाम को सूर्यास्त से पहले आप अपना भोजन कर लें और उसके 2 या 3 घंटे बाद आप सो लें। फिर 6 से 8 घंटे बाद आप जब सुबह उठें, उठने के बाद 1 घंटा नित्य कर्म, छोटी मोटी एक्सरसाइज ऐसी कर लें। करीब 12 घंटे का ये जो आपका फास्टिंग है, इसमें कीटोन्स जो पैदा होते हैं आपके शरीर में, एक्सेस उसमें वॉश आउट हो जाएगा। जो कोई गार्बेज है वो लिम्फेटिक्स लेके चले जाएंगे, और फिर आप कीटोन्स जो इस समय भूख में पैदा होते हैं ऐसे लंबे में, वो माइंड के लिए बड़े अच्छे हैं। एल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज, उन सब के लिए लाभदायक है। 1998 अमेरिका सेबल पाल्सी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट टाइम आया था मैं, आई केम फर्स्ट टाइम इन यूएसए 1998। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक फिल्म प्रोड्यूसर ने पूरी एक फिल्म दिखाई अपने बेटे के लिए कि जिसको फिट्स आते थे और उसके फिट्स रुक नहीं रहे थे। तो उसने किसी लाइब्रेरी में जाके देखा कि वहां पे कीटोजेनिक डाइट फॉर द फिट्स, उसने अपने बच्चे को कीटोजेनिक डाइट दी
ब्रेन के वो फिट्स बंद हो गए। उसने तब एक ट्रस्ट बना के उस ट्रस्ट के माध्यम से उसने कई और लोगों को लाभ देना प्रारंभ किया। तो फास्टिंग जो है ये 12 घंटे वाली कीटोन्स को पैदा करके आपको हेल्प करेगी, माइंड अच्छा चलेगा, एल्जीमर्स नहीं होएगी, पार्किंसंस के भी होने के या जल्दी नहीं बढ़ने की संभावना होगी। इस प्रकार से आपको कीटोजेनिक डाइट, फास्टिंग, भूखे बैठना और भूखे ही उठना। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन, सोमरस के ऊपर आपका क्या विचार है? तो राजवीर को साहब से पूछा, प्रॉक्सी के उन्होंने छुड़ा दी हमारी, उनकी कसम दिला के बैठे थे महफिल में दोस्तों के साथ, उन्होंने खिला दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहाने चाहिए पीने वालों को। हमारा नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? लाइक 60, अबव 60। देखिए 120 से 130 ऊपर का और 70 से 80 नीचे का। तो 120 to 130 अबव एंड बिलो इज 170 to 80। अब उम्र बढ़ने के साथ में इनका ज्यादा होना स्वाभाविक है, तो 140 तक जा सकता है वो, और नीचे वाला 90 तक आ सकता है। लेकिन मेरा बीपी ऊपर वाला 90 to 100 रहता है, नीचे वाला 70-60 तक रहता है। तो इंडिविजुअल्स में ये देखना है कि आप अपना ग्राफ बना के रखिए, और उसमें जब परिवर्तन होने लगता है उससे पहले आपके शरीर में कुछ न कुछ होगा। सिर दर्द होना, नींद नहीं आना, जल्दी थकावट होना, ऐसी कई चीजें पैदा होंगी। तो वो ध्यान मग्नता से आप यदि देखेंगे वो बहुत ज्यादा लाभदायक है। चार्ट बना के आप अपना रख लीजिए, और जब दोनों चीज मिल जाती कि हायर भी है, आप सिम्टोमेटिक हैं, तो फिर तो उसके लिए पहले प्रो नेचर इलाज, वॉकिंग, लाफिंग, योगासन, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन एंड आउटिंग, ये सारी चीजों को भोजन उसमें आएगा ही। इनको लगाते हुए भी ठीक नहीं होता है, तब भोजन दवाई लेने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे आजादी बचाओ आंदोलन को चलाने वाले राजीव दीक्षित, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने बहुत जागरूकता लाए थे, लेकिन वो इतने बायस या ऑब्सेस थे, केवल मात्र प्राकृतिक उपाय के, और उनको भी हार्ट अटैक हो गया। तो बैलेंस करना हमें आना चाहिए। योगा में संतुलन को ही तो योगा कहा गया है कि एक्सट्रीम्स अति वर्जित। और अगर कभी ऐसे हाई हो जाता है, पता लग गया कि फिर दर्द है, चक्कर 150 भी आ जाता है, तो होम रेमेडी जल्दी से जल्दी क्या होती है? देखिए अभी मेरे पास में एक 41 ईयर की लेडी का सिटी स्कैन हैदराबाद से किसी ने भेजा, और उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई। 41 ईयर ओल्ड लेडी के ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसको पैरालिसिस हो गई। और मैं श्योर हूँ कि उससे पहले प्रकृति ने उसको जरूर इत्तला दी होगी, पर उसने उसको नकार दिया, इग्नोर कर दिया उसने। अब आप जो कह रहे हैं होम रेमेडी, आप अपने ही द्वारा जो उपचार करना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है, क्योंकि ये इतनी क्रोनिक चीज होती है, धीरे धीरे आती है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कि दीमक किस प्रकार से हमारे फाइल्स को, इम्पोर्टेंट चीजों को धीरे धीरे खा जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। बूंद बूंद जब गिरती है चट्टान पर तो उसमें भी छेद होने लगता है, जब होता है तब मालूम पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बीपी को देखते रहें, ध्यान मग्नता रखें, दिमाग में शोरगुल नहीं रहे, और एक बार जब ये बीपी आ गया है तो ले जाके डॉक्टर से दिखा देना चाहिए। उसके बाद में आगे के उपाय होंगे, क्योंकि कई डायग्नोस्टिक हमारे उसके कारण होते हैं, हाई बीपी के कई कारण होते हैं। शास्त्र में बता दिया फास्टिंग का, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फैटी लिवर एंड टू रिड्यूस द HbA1c लेवल? इज इट हेल्पफुल फॉर दैट और नॉट?
देखिए, इसमें एक बड़ी बात तो ये हो गई, एक फायदा मैं बता सकता हूँ, अगर लेडीज 16 सोमवार करती है तो उनको अच्छा हस्बैंड मिलता है। हमारी तो वो अभी भी कर रही है। तो अभी भी बेटर इंप्रूवमेंट के चांस है, वो ये सोच रही है कि ये बिगड़ नहीं जाए। इंप्रूवमेंट की जगह बिगड़ ना जाए। स्टेबल है स्टेबल रहे। एक मिनट में अल्कोहल के बारे में भी बता दें। अल्कोहल होना जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज मॉडरेशन में अपने शरीर पे किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ रहा है वो देखना चाहिए। अतीत तो सवाल ही नहीं उठता, और मॉडरेशन की डेफिनेशन क्या है वो आपको अपने समझना है। तो अल्कोहल किसी मॉडरेशन में खराब नहीं है, जैसे बियर ले लिया गया है तो खराब नहीं है, लेकिन मुश्किल उस समाज में है कि जहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अंदर इसीलिए परेशान हूं कि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, और सड़कों पे जो जितने हादसे होते हैं उन हादसों के अंदर 50% अल्कोहल ड्राइविंग इज रेस्पॉन्सिबल। हमारी मिसेस का भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें तो जवानी के जोश में 2 लड़के टीनेजर्स वर ड्राइविंग। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के व्यापक रूप में मैं नहीं कहूंगा कि यस अल्कोहल इज ओके, लेकिन किसी मॉडरेशन में किसी हद तक उसका उपयोग है। हाँ, आपने पूछा था फास्टिंग के लिए फास्ट। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जैनिज्म के ऊपर भी मेरी बहुत आस्था है, विश्वास है, बहुत सम्मान है जैनिज्म में, लेकिन जो इतनी ज्यादा फास्टिंग की चीज है वो शरीर के लिए अति हो गई। तो जब शरीर आपको ये जो 12 आवर्स वाला जो उनमें है कि संध्या के बाद में नहीं खाना, ये बहुत बड़ी चीज जो जैनिज्म से भी है वो हमको ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन जो महीने महीने की फास्टिंग है, मैं कहता हूँ उसमें नुकसान हो रहे हैं। मैंने वो परिवार मेरे आसपास में बहुत देखे हैं, उन दिनों में उन लेडीज का वेट कम हो जाता है, उसके बाद में फिर चालू हो जाता है, तो वापस वही वेट आ जाता है। तो ये कंटिन्यूअस महीने तक की फास्टिंग के मैं पक्ष में नहीं हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो ज्यादा कुदरती है कि हमारे पूर्वजों को गुफाओं में रहते थे, और जब दिन होता था तब जाके भूखे भूखे शिकार करके या कहीं से खाना लेके शाम को आके फिर पका के खाते थे और सो जाते थे। तो उनकी बहुत फास्टिंग होती थी। एक तो खाना पाने के लिए फास्टिंग है, आपके लिए तो फ्रिज खोला और खाना आ गया। आप तो 4 कदम गए और बड़े मॉल में क्या नहीं मिल गया। तो यू हैव टू मच फूड टू ईट नाउ इट इज, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। किसी के पेट बढ़ रहे हैं, काश सभी के सीने साथ बढ़ते। तो आई थिंक दैट इज, यू आर ऑल्सो डॉक्टर, जो कि 3 महीने में शुगर के ऊपर क्या प्रभाव आपका कैसे रहा है। तो मैंने देखा कि मेरी प्रैक्टिस में मैंगो सीजन के बाद में जितने भी पेशेंट आते हैं उनका तो HbA1c बढ़ जाता है 3 महीनों में। तो मैं उन्हें कहता हूं कि चखा करो, चरा मत करो। चखना चाहिए, चरना नहीं। तो HbA1c फास्टिंग पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन आप देखो कि 2-4 दिन करके फिर HbA1c करा लो तो उससे नहीं पड़ेगा। वो तो 3 महीने की अपनी तपस्या के बाद में ही मालूम पड़ेगा। बट यस, डेफिनेटली देयर इज ए गुड इफेक्ट ऑफ द फास्टिंग ऑन द HbA1c।